बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा तो है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी सी बातें की थी, थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। कोशिश करूँगा हम ज़्यादा बातें ना करें और हम अपने काम की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि सर हम पढ़ेंगे कैसे और पढ़ाई कहाँ से करेंगे और तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों आप लोगों ने एक ही स्टडी मटेरियल रखना, बस उसी से ही तैयारी करनी है, उसी से ही आप लोगों ने पढ़ना है और उसी से ही इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। राइस की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो कंप्रीहेंसिव है इन ऑल एस्पेक्ट्स, 100% कोर्स की कवरेज है। एमसीक्यूज उसमें हैं, कीमती एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर नोट्स भी हैं उस किताब में, हर एक चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज भी हैं और हर एक चैप्टर के एंड में मैंने फिर एक सेल्फ टेस्ट रखा हुआ है 10-10 क्वेश्चन का, कि बच्चा खुद से भी अपनी इवैल्यूएशन कर सकता है कि उसने चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज कर लिए, अब वो एक टेस्ट परफॉर्म कर ले, वो खुद ही कर ले, ठीक है। और उन सब की जो कीज होगी वो इंशाल्लाह बुक पर एंड पर अवेलेबल होगी, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज हमसे नहीं हो रहा या उसकी ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें, आंसर की हेल्प ले लें और फिर उस राइट ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल का पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है पेपर को पास करने के लिए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं और ईमानदारी से कर लेते हैं और सही से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके अलावा आपको किसी और मटेरियल की जरूरत सर नहीं है। डन। अच्छा जी, कल हम थोड़ी सी कुछ बात कर रहे थे, बात क्या कर रहे थे कल हम, रीजन ऑफ फेलियर की। रीजन ऑफ फेलियर की, रीजन ऑफ फेलियर क्या थी बच्चों, याद है किसी को जी? किन किन वजह से हम फेल होते हैं? वाह, आप लोग को वाकई में याद है, जबरदस्त है। ये तो मैंने बताया ही नहीं था। अच्छा, वाह ग्रेट। अच्छा जी, बस 5 to 10 मिनट थोड़ी सी और बातें करिए बस सर, फिर उसके बाद हमने पढ़ाई करनी है। इकोनॉमिक्स आसान, इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, रीजन ऑफ फेलियर में बच्चों हम पहले रीजन डिस्कस कर चुके थे कि बच्चे क्लासेस स्किप करना शुरू कर देते हैं, दैट कॉज द फेलियर। सेकंड वन, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, चीज़ों को गो थ्रू करते नहीं है। छुट्टियां करेंगे तो ऑब्वियस बात है चीज़ें स्किप होंगी, चीज़ें ग्रिप में नहीं आने वाली, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से हम पढ़ नहीं पाते। जब पढ़ नहीं पाएंगे, चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे तो चैप्टर स्किप्स होंगे, एट द एंड हम ऑटो सिलेक्टिव स्टडीज पे मूव कर जाएंगे। सेकंड, नो रेगुलर होमवर्क, नो रेगुलर होमवर्क। सबसे अच्छी बात, इकोनॉमिक्स में मेरा होमवर्क ही कोई नहीं होता, इकोनॉमिक्स में होमवर्क होता ही नहीं है, सिर्फ एक होमवर्क आया करेगा। जब वो होमवर्क आएगा और आप लोग नहीं करेंगे तो सर आपको मार मार के मैंने दुम्बा बना देना है। क्या करना है? मार मार के दुम्बा बना देना, ऐसी की तैसी आप सारों की होंगे प्रोफेशनल घर पे। मेरी क्लास में कोई भी नहीं है, तो मेरी क्लास में आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। जिस तरह हर एक फैमिली का बड़ा अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न होता है और फिक्रमंद होता है, तो बच्चों मुझे भी आप लोगों की फिक्रमंद है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो यकीन करें मैं 2 3 4 लगा लगू देनी है, सही है। तो इससे मैं शर्माता नहीं हूं कि भाई आप सीए करने हैं, प्रोफेसर स्टडी में है, यहां मार नहीं प्यार, सही है। तो सर अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैंने मार मार के काम करवाना है आपसे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सर मैंने तो आपको पढ़ाना है हर हाल में, और आपका दिल नहीं करेगा तो मैंने घसीट घसीट के आपको पढ़ाना, काम मैंने करवा लेना आप लोगों से। मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर मार खाने के लिए तैयार है फिर? हाँ नहीं क्यों? हाँ पढ़ के रहेंगे, बड़ी अच्छी बात। सर हम पढ़ के रहेंगे, सर जरूरत नहीं पढ़नी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इसी तरह बच्चों गर्ल्स की भी माफी नहीं है, गर्ल्स को भी माफी नहीं है। यहाँ तो आपके ना सर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं बना, सर हमें ना कुछ कहना, सही है। तो बॉयज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये काम ना करे, सर इनकी ऐसी की तैसी करते हैं, सर हमारी खैर है, क्योंकि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी बनना है,
क्या ख्याल है? तो बच्चों आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, तो सर माफी आप लोगों को भी सर नहीं मिलनी है। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक वक्त होमवर्क आया करेगा, वो होमवर्क कब आया करेगा? मेरा होमवर्क का जो डिजाइन होगा बता देता हूं। इकोनॉमिक्स घर में जाकर मैक्सिमम आप लोगों ने 20 मिनट पढ़नी है, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है आप। मोर देन 20 मिनट्स मोर देन इनफ फॉर इकोनॉमिक्स। क्लास में अल्लाह ने चाहा मैं आपको इतना वेल एक्सप्लेन कर दूंगा सर, मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में आ जाएंगी। लेकिन वो क्लास की इन्वायरमेंट में चीजों को समझना, क्लास की इन्वायरमेंट में चीजों को सीखना बहुत आसान होता है। इसलिए क्लास में जो जो मैं करवाऊंगा समझाऊंगा सर सारा समझ लग जाएगा आपको। घर जाते जाते चीजें धुंधली हो जाएंगी। जैसे ही आप घर जाएंगे, रोज के आपने जो मैंने सबक पढ़ाया होगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा, आपने 15 से 20 मिनट में उसको रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लिया, इकोनॉमिक्स का होमवर्क खत्म हो गया। ये मेरी बात समझ लगी आप लोगों को? रोज के रोज आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को कम से कम 20 मिनट देने। वो बच्चा जो 15 मिनट में काम कर ले सर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर कोई बच्चा कम से कम 20 मिनट देगा। अच्छा, अब ये नहीं है 20 मिनट के, अब ऐसा बच्चा जो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, सर ने कहा था 20 मिनट, यार ये तो 25 मिनट होने लगे हैं, अब तो कॉन्सेप्ट मुझे आ नहीं रहा। नहीं यार, टीचर की बात को फॉलो करना चाहिए। टीचर ने कहा था 20 मिनट, तो 20 मिनट बेशक कॉन्सेप्ट आया ना आए। सही है? तो बच्चों ऐसा नहीं करना भाई। जिसको 20 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, सर 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगाकर कंसेप्ट तो मुकम्मल कर ले। तो कंसेप्ट मुकम्मल करना और रोज जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करना सबसे जरूरी होगा। कर लोगे बच्चों? मुश्किल काम तो नहीं है। दूसरा, ये जब मैं चैप्टर मुकम्मल कर लूंगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, जब मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा वेरी नेक्स्ट डे, तो बच्चों मैं आपको होमवर्क में कहूंगा कि बच्चों आप लोगों ने घर से 30 एमसीक्यूज पढ़कर आने, या 20 पढ़कर आने, या 25 एमसीक्यूज पढ़कर आने। वो एमसीक्यूज जिस बच्चे ने स्किप किया सर उसको माफी मिलने वाली सर नहीं है, कोई माफी नहीं मिलने वाली। सही है? मैं बहुत सख्त टीचर हूं। सही है? समझ आ रही है आपको? ठीक है, हाँ। तो मार मार के फिर मैंने दुम्बा भी बना देना होता है। ठीक है? आजकल वैसे भी लाहौर में शिनवारियां बहुत चल रही हैं। ठीक है जी? तो दुम्बे वैसे ही लाहौर में बड़े चल रहे हैं। ठीक है? तो हमने कहा 2-3 दुम्बे हमारे पास भी हैं, इनसे सीए तो हो नहीं रहा, इनकी कुर्बानी कर लो आप लोग। ठीक है जी? तो अगर वो वाले एमसीक्यूज किसी बच्चे ने स्किप किए तो सर उसको माफी नहीं मिलनी है, कोई माफी नहीं मिलनी, कोई माफी यहां पे सीन नहीं है। सर पहली मर्तबा हो गया सर माफ कर दें, तो सर ये पहली मर्तबा आखिरी मर्तबा कोई सीन नहीं है। आप लोगों ने काम करना है तो हर हाल में काम करना है आप लोगों ने। मेरी बात समझ आ रही है? फिर वो एमसीक्यूज वाला टेन्योर गुजरेगा, मैक्सिमम 2 या 3 दिन एमसीक्यूज में हमें लगेंगे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब जब एमसीक्यूज आएंगे, वो इतने कीमती एमसीक्यूज हैं, उसकी रीजन ये है, देखो पूरा चैप्टर एक तरफ होगा, पूरा चैप्टर एक तरफ होगा। जब हम एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे ना, असल में वो एमसीक्यूज की डिस्कशन नहीं है, वो आई कैप के एग्जाम के प्रैक्टिस की डिस्कशन हो रही है। भैया आई कैप में एमसीक्यूज आएंगे ना, और एमसीक्यूज को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने। और जब एमसीक्यूज की डिस्कशन का दिन आया, आप लोग छुट्टी कर बैठे या आप लोग एमसीक्यूज ही करके नहीं आएंगे, क्या एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आप लोगों को? नहीं। पूरा चैप्टर का पढ़ना एक तरफ, वो जो एमसीक्यूज का दिन होगा वो एक तरफ होगा। क्यों? वो जो एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी बच्चों, वो पूरे चैप्टर की रिवीजन होगी। फिर बात समझ आ रही है? तो वो बड़ा कीमती दिन हुआ करेगा। डन? अच्छा जी, कहां तक पहुंच गए? हाँ, उसके बाद रीजन, अवॉइड टेस्ट एंड टर्म टेस्ट एंड मॉक्स वगैरह, फाइनल एग्जाम। अवॉइड टेस्ट, जो बच्चा टेस्ट को अवॉइड करेगा, वो आज शादी हो गई तो मैं वहां चले गया, आज कुछ हो गया तो मैं वहां चले गया, अभी कुछ होना था तो मुझे पता चल गया तो टेस्ट मिस हो गया। ठीक है जी? वो वजीर आजम अमेरिका का बदलना था तो यही टेंशन में टेस्ट स्किप हो गया। ठीक है जी? तो वहां पे कुछ होने वाला टेस्ट, सर कुछ भी हो जाए टेस्ट स्किप करना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि आपकी जो मंजिल है, आपका जो मकसद है, वो है जल्दी जल्दी सीए को कंप्लीट करना। और ये बात याद रखिएगा, सीए पढ़कर ही कंप्लीट होगा, सीए पढ़कर ही कंप्लीट होगा, सीए मेहनत करके ही कंप्लीट होगा। सर बहुत कम यहां पे मेरिकल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से पेपर पास करते हैं। और एक बात पक्की है, आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, फिर पेपर पास होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, आपका पेपर नहीं पास होगा।
जब तक आपका इनर नहीं कहेगा ना यार यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, सर चेक करें आईकैप कभी फेल ही नहीं कर सकता आप। और जब तक अंदर से आवाज आएगी यार हालात सही नहीं है ठीक है जी, तो पता नहीं ये बात आईकैप को भी पता चल जाएगी, नहीं पास होंगे आप। इसलिए जो भी एग्जाम देना सर पूरी जान के साथ वेल प्रिपेयर्ड होकर आप लोगों ने जाना। और उसके लिए एग्जाम की तैयारी के लिए सर क्या ये टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये एग्जाम एनवायरनमेंट को फील करने का स्लो मोशन में प्रैक्टिस होती है कि यार अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए तो हम वहां पे क्या करेंगे, ये टेस्ट से सीखेंगे। अब जो बच्चा रेगुलर टेस्ट देता रहेगा वो एग्जाम में कंफर्टेबल रहेगा, और जो बच्चा टेस्ट से भागेगा सर वो एग्जाम से भी भागेगा। मेरी बात समझ लगी? अच्छा जी ये वाली बात। सेकेंड लास्ट, फ्रेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचर। हमारी जिंदगी में सीए की जर्नी में टीचर से ज्यादा अहम करेक्टर हमारा दोस्त होगा। मिसाल के तौर पर हमारा टेस्ट है, दो कहेगा यार क्या तू रोज हर बार पढ़ता है, जब भी देखो किताबें लेके बैठा रहता है, टेस्ट इकोनॉमिक्स का ओ इतनी आसान इकोनॉमिक वो पढ़ने वाली चीज है, चला आज हम बाहर घूमने चले। क्या नहीं मैंने पढ़ना, नहीं आप बाहर घूमने चले, वो कहेगा नहीं मैंने पढ़ना, मैं तेरा दोस्त नहीं, उसका तू दोस्त है चला चले फिर, आ चले फिर ठीक है जी। अच्छा फिर दोस्त कहेगा यार वो मेरे ना दोस्त आए, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तो चलो यार ऐसा करते हैं हम कमरे में बैठ के खेलते हैं, ठीक है हम लूडो खेल लेते हैं, हम कार्ड्स खेल लेते हैं और मिलके मूवीज देख लेते हैं, या बाहर घूमने फिरने चलते हैं, मेरे कजन आए हुए हैं, ठीक है हर वक्त तू पढ़ता रहता है। तो सर हम सारे काम छोड़ के उस बच्चे के पीछे निकल जाएंगे। याद रखिएगा ये जो हमारी दोस्तियां सर बहुत टेम्परेरी हैं, बहुत टेम्परेरीज हैं। अगर हमें कभी पैसों की जरूरत होगी, क्या हमारा दोस्त हमें फाइनेंस करेगा? हो सकता है वन टाइम कर दे, हो सकता है टू टाइम कर दे, तीसरी बार दोस्त कहेगा भाई दोस्ती खत्म, ठीक है जी तूने तो रोज रोज का काम बना लिया। याद रखिएगा अगर वो दोस्त जो आपको सीए से भटका रहा है, सीए से दूर लेके जा रहा है, सर ऐसे दोस्तियों से अवॉइड करनी है। और वो दोस्त ढूंढने हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, जो डिस्कशन करते हैं। अगर उनकी दोस्ती में रहेंगे, आप ना भी पढ़ना चाहते होंगे तो सारा पढ़ लेंगे। और आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो पढ़ते ही नहीं है, जिनको घूमने फिरने का शौक है, सर उन्होंने खुद तो पढ़ना कोई नहीं है, वो आपका करियर आपको तबाह करने में भी लग जाएंगे। और एक मरतबा जब इंसान को आइडल रहने की, वेला रहने की, घूमने फिरने की आदत लग जाए तो सर फिर पढ़ाई में दिन नहीं लग सकता। फिर उसको लगता है ये जो पढ़ने वाली चीज़ है बड़ी अजाब वाली चीज़ है, तो हमसे पढ़ा जाता नहीं है। तो सर आपने क्या करना है, जो टीचर जब जब कहेगा सर टीचर की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स। क्रैमिंग रादर देन कंसेप्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को रट्टा लगा लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफएससी में इसकी बहुत ज़्यादा हैबिट बनी होती है। फिजिक्स के पूरे पूरे सवाल रट्टे होते हैं, बायो के पूरे पूरे सवाल रट्टे होते हैं, केमिस्ट्री के पूरे पूरे प्रोसीजर रट्टे होते हैं। क्रैमिंग की एक हैबिट बनी होती है, बेशक कॉन्सेप्ट समझ में आए या ना आए। सी में ऐसा नहीं करना। अब जितना देखें क्रैमिंग बहुत एक टेम्परेरी चीज़ होती है जो कि मैक्सिमम आपके साथ 1 माह से 1.5 या 2 माह आपके साथ रहती है, उसके बाद क्रैम की चीज़ फौरन से माइंड से निकल जाती है। कॉन्सेप्ट फॉर एवर रहता है, कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर बाद कॉन्सेप्ट धुंधला होता है, ब्लर होता है। सीए में जितना आप रट्टा लगाओगे ना, आप फील करोगे यार सीए बहुत मुश्किल है, जितना रट्टा लगाओगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है सर ये कहानियां जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है, ये कहानियां जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है, ये रट्टी रटाई बातें अब्जॉर्व कर ही नहीं पा रहा होता। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कहानियां समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट कहानियों की शक्ल में सुनाऊंगा ताकि आपको कहानियां याद रह जाए। कहानियां याद रह जाएंगी तो कॉन्सेप्ट बैक पे पड़ा रहता है, याद रह जाता है। तो कोशिश करनी है आपने कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेकर चलना है, रट्टा क्रैमिंग नहीं करनी। हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें क्रैमिंग मेमोराइजेशन की जरूरत पड़ती है, सर वहां पे हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो अलाउड होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज कॉन्सेप्ट से चल रही हो। जैसे कि मेरा नाम क्या हसनान, अब ये हसनान नाम है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कहानी सेट करूँ यार, हसनान जो था इसके पीछे एक दफा का जिक्र था, वो हम वहां गए थे पहाड़ों में, तो फिर ये हुआ, फिर एट द एंड वो हसनान। ये ऐसा कोई सीन नहीं है सर, नाम के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके पीछे कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, सर उनको वहीं पर याद रखना पड़ेगा। सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली नहीं होती, लेकिन एक प्रोसीजर को समझने के लिए अगर हम एक कहानी डिवेल्प कर ले, एक कॉन्सेप्ट डिवेल्प कर ले, तो वो चीज समझना बच्चों हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इन होप्स उम्मीद करूंगा इन सारी चीजों का बच्चों आप लोग क्या करेंगे, ख्याल करेंगे। डन।
अब स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। ठीक है जी। अच्छा जी, किताबों की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। नोट्स मैं बुक शॉप पर रखवा दूंगा, ठीक है, और चैप्टर नंबर जो भी मैं पढ़ाने लगा हूं और आपके ग्रुप में भी फाइल सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं करना होगा। जब मैं क्लास में एंटर हूँगा और पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आपका काम ये चुपचाप टेक लगाएं, रिलैक्स होके सर मेरी कहानियां सुनते रहे, चिल मोल, ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है, सब कुछ लिखा लगा है सर, सारी आप किसी की मेहनत की हुई है, सब कुछ लिखा लिखा है आपके पास होगा। आपने क्या करना है, मेरी बातों को समझना है, सीखना है। हाँ, आपको लगे सर ये वाली बात हमें जरा कीमती कीमती लग रही है, सर वो नोट डाउन कर लें आप लोग, वरना मैक्सिमम से आप लोगों ने सुना करना है मुझे, और कंसेप्ट तसल्ली से समझा करना है। डन बच्चों, ठीक है। तो कोई हमें राइटिंग की टेंशन नहीं है, कोई नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, सारे नोट्स सारी राइटिंग सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। ठीक है, बस आप लोगों ने सिर्फ चीजों को सर अंडरस्टैंड करना, कर लेंगे। ऐसा तो नहीं चीजों को अंडरस्टैंड करने वाली जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल देंगे सर, इतना कुछ आप माशाल्लाह कर ही रहे हैं सर, जरा चीजें भी समझ ले हमारी इससे की हो सकता है। अच्छा, पढ़ाई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये पढ़ाई ना हर एक इंसान को खुद करनी पड़ती है, शेयर नहीं हो सकती, शेयरिंग नहीं होती इसमें, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला कंसेप्ट ही कोई नहीं है। खाना कैन बी शेयर्ड, ऐसी है, थिंग्स कैन बी शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स, स्टडी कांट बी शेयर्ड। ऐसा नहीं हो सकता आप घर जाएं, अब हॉस्टल वाली एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता, ठीक है, आप घर जाएं, अम्मा पूछो मेरा बच्चा सीए का पहला दिन पढ़ कर आया, क्या पढ़ कर, इकोनॉमिक्स, तेरी अम्मा को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, तू टेंशन ना ले, मेरा लाल तू सो जा, खाना छाना खा, आराम कर, आज का कॉन्सेप्ट सारा ये पढ़ाया, ये तेरी अम्मा को बहुत आता है, मैं याद कर लूंगी। ठीक है जी। अब्बा शाम का, हाँ मेरे लाल ने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ के आया, क्यों पढ़ कर आया, टेंशन ना ले, मैं तो सारा दिन हिसाब किताब करता रहता हूँ, अकाउंटिंग तो तेरे अब्बा की फिंगर टिप्स पे है, टेंशन ना ले, अकाउंटिंग मैं तैयार कर लूंगा। ऐसा होगा? ये स्टडी वाला बर्डन ऐसा है सर, ये हमें 100% खुद ऑन करना पड़ेगा, ये शेयर नहीं कर सकता। अब अपने फ्रेंड को नहीं कह सकते यार आधी तेरी बुक आधी मेरी बुक, माइक्रो तेरा माइक्रो मेरा, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे, आधा आधा ये कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, सारी किताब मुझे पढ़नी है। अच्छा, अभी भी मुझे पढ़नी है, एक महीने बाद भी मुझे पढ़नी है सर, पेपरों के करीब भी मुझे ही पढ़नी है। तो अक्लमंद इंसान वो है जो पेपरों के एंड में पढ़ेगा, क्या ख्याल है? अक्लमंद इंसान वो है जो पेपरों के एंड में पढ़ेगा, शुरू में पढ़ने की क्या जरूरत है, हो सकता है शुरू में कोई मुझे ना पढ़नी पड़े या एंड में मुझे ना पढ़नी पड़े, क्या ख्याल है? तो हम एट द एंड किताबें पढ़ेंगे ना, एग्जाम के करीब किताबें स्टार्ट करेंगे, किताबें ओपन करेंगे, मिट्टी झाड़ेंगे और कहेंगे वो एक हफ्ता रह गया, अब हमने एग्जाम देना चाहिए, अब तैयारी करनी चाहिए, ऐसा करेंगे आप लोग? फिर कैसा करेंगे? रोज के रोज पढ़ेंगे। कितना झूठ बोलते हैं, शर्म तो आती नहीं है, अभी कैमरे के सामने झूठ बोलते जा रहे हैं। दिल भी क्या रहा झूठा इंसान। अच्छा जी सर, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। जो स्टार्ट करेंगे सर इकोनॉमिक्स, किधर गया? अच्छा जी बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ऑल्दो ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, हम जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। भाई रिफ्लेक्शन आ रही है? अच्छा, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड क्या है ये सीखेंगे, सप्लाई क्या ये सीखेंगे, और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या ये सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। क्या करेंगे? पार्ट 1 डिमांड से रिलेटेड। तो उस पार्ट 1 में ये 6 तरह की चीजें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.1। 1.1 में लॉ ऑफ डिमांड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेंगे। अच्छा, नॉर्मली मैं डॉक्यूमेंट ओपन करके पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है, बच्चों से मैं मशवरा कर लेता हूं कि जैसे बच्चे कहते हैं मैं वैसे मूव करता हूं। ठीक है, क्योंकि असल में चीजें आप लोगों ने समझनी हैं।
तरीका नंबर 1, 10 मिनट तक मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर 10 मिनट बाद मैं फ्लेवर चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर जैसे आप लोग कंफर्टेबल होंगे आप लोगों ने मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि शुरू में ना मुझे आपको इकोनॉमिक्स की बेस बनानी है, तो मैं चाहता नहीं कि बेस कमजोर रह जाए। अगर बेस कमजोर रहेगी तो सर इमारत जितनी बड़ी भी बना लें सर उसने गिर जानी है, और अगर बेसिस तगड़ी होंगी तो सर ऊपर बुर्ज खलीफा भी खड़ा कर ले तो सर कोई टेंशन नहीं है, 50-60 मंजिलें भी खड़ी कर ले तो कोई टेंशन नहीं है। तो बेस आपकी तगड़ी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। 10 मिनट तक जो पढ़ा रहा हूं वो स्टाइल चेक कर लीजिएगा, फिर 10 मिनट बाद स्टाइल चेंज हो जाएगा, डन। फिर हम फैसला कर लेंगे, एट द एंड मैंने अपनी करनी है। फिर आप लोग ये कम्प्लेक्स का फील ना होना कि सर आप लोगों ने हमसे मशवरा ही नहीं किया, ठीक है। तो मशवरा आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मैं कर लूंगा। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिमांड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या? डिमांड। डिमांड है क्या? डिमांड ये है सोसाइटी में रहने वाले लोग उनको जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो उन चीजों की डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें भूख लगती है हम किस चीज की डिमांड करते हैं? खाने की डिमांड करते हैं। जब हमें प्यास लगती है किस चीज की डिमांड करते हैं? पानी की डिमांड। अगर हमें बात करनी है तो हम कम्युनिकेशन सोर्स की डिमांड करेंगे, मोबाइल की डिमांड करेंगे। मुझे सफर करना है, कहीं मूव करना है, कहीं जाना है, किसकी डिमांड करूंगा? ट्रांसपोर्ट की डिमांड करूंगा। ऐसी है ये डिमांड है इन कॉमन सेंस जो आम बंदे की ज़हन में आती है। डिमांड क्या? किसी भी चीज को चाहना। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब किसी चीज को चाहना नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब यह है जब तक ये दो चीजें पूरी ना हो। इकोनॉमिक्स में डिमांड इक्वल टू, अच्छा यहां पे लिखा ही हुआ है, डिमांड इक्वल टू वांट प्लस परचेजिंग पावर। इकोनॉमिक्स में डिमांड किसके इक्वल है? वांट प्लस परचेजिंग पावर। जब तक ये दो चीजें पूरी नहीं होगी कभी भी डिमांड क्रिएट होने वाली नहीं। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, गर्मी का सीजन है और वो एसी खरीदना चाहता है। बच्चों क्या खरीदना चाहता है? एसी खरीदना चाहता है, पर एसी खरीदने के पैसे नहीं है, उसकी परचेसिंग पावर नहीं है, वो एसी खरीद नहीं सकता लेकिन खरीदना चाहता है। क्या हमारी चाहत की बेस के ऊपर, सिर्फ चाहत की बेस के ऊपर मैं चीज खरीद लूंगा? नहीं खरीद लूंगा जब तक पैसे नहीं होंगे। इसका मतलब डिमांड क्रिएट तब तक नहीं होगी जब तक वांट और परचेजिंग पावर दोनों ना हो। सिर्फ वांट होने से चीजें मिलने वाली नहीं है। ये मेरी बात समझ लगती है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, वो मिलियनर है, पैसा ही पैसा, उसको चीजें खरीदने की कोई टेंशन नहीं है, हाई परचेजिंग पावर। मसला ये है वो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है। मुझे बताएं क्या वो मिठाई खरीदना, वांट चाहत, क्या वो मिठाई खरीदना चाहेगा? क्या मिठाई खरीदना चाहेगा? नहीं, क्योंकि मिठाई खरीदेगा तो जन्नत में जाएगा ना। फिर क्या ख्याल है? तो वो भी मिठाई खरीदना चाहता नहीं है। इसका मतलब अगर पैसे हों और चीजें ना खरीदना चाहते हों फिर भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। मिसाल, इसकी मिसाल ऐसी है, एक सप्लायर है, कहता है मुझसे चीज खरीद लो, मोबाइल खरीद लो। हमारे पास पैसे हैं पर मोबाइल भी है, हम मोबाइल खरीदना ही नहीं चाहते। क्या वो मोबाइल बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि हम खरीदना चाहते नहीं है। इसका मतलब वो पर्सन जिसके पास परचेजिंग पावर है लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं है मिठाई खरीदने की, सर स्वीट की डिमांड उसके हाथ से क्रिएट नहीं होगी। आप लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी हैं मोबाइल खरीदने के लिए, सर तब जाके डिमांड क्रिएट होगी। तो कह सकते हैं डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वांट प्लस परचेजिंग पावर। वांट का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है चीजों को खरीदने की ताकत। वांट का मीन आप चीजों को खरीदने की ख्वाहिश करते हैं, आपकी चाहत है। जब तक चीजों की चाहत नहीं होगी और आपके पास पैसे नहीं होंगे सर डिमांड क्रिएट होने वाली नहीं। तो अब डिमांड करके मतलब ये नहीं मैं ये खरीदना चाहता हूं, भाई हम चाहते तो बहुत, मैं तो ये चाहता हूं कि भाई मैं तो एक जहाज खरीद लूं। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? जहाज खरीदे या ना खरीदे जहाज बन जाते हैं हम। क्या ख्याल है कि लंबी लंबी फ्लाइटें चलती हैं, लंबी लंबी फ्लाइटें चलती हैं, ऐसे ही है? फ्लाइटें चलती है वैसे बॉयज नहीं, यहां से नहीं, इधर से फ्लाइटें चलती हैं कोई नहीं, कोई अपना एयरपोर्ट नहीं किसी का। अच्छा जी, इंसान तो बहुत कुछ खरीदना चाहता है
तो सर चाहत की बेस के ऊपर डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। यहां तक कोई मसला है तो मुझे बता दें। सर ये थी हमारी डिमांड, ये हमारी क्या थी डिमांड। तो डिमांड में दो चीजें होना जरूरी है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वायर आर बाय अ विलिंग, भाई वांट, एबल टू बाय मीन परचेजिंग पावर। जब तक वो विलिंगनेस, वांट और परचेजिंग पावर नहीं होगी तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो डिमांड क्या है? चीजों को और सर्विसेज को जो बाहर विलिंगनेस और एबल टू बाय खरीदना चाहता है और खरीद सकता है डिफरेंट प्राइस लेवल पर, सर वो हमारी डिमांड होती है। क्या डिमांड के बारे में पता चल गया? दो चीजें डिमांड में, वांट प्लस परचेजिंग। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वांट का। मैंने डिमांड पहले बताई, वांट का। वांट कहते हैं हमारी ख्वाहिश। इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है कि इंसानों की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। वांट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होती। इंसान की ख्वाहिशात कभी रुकती नहीं है। अगर एक इंसान पैदल जा रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या होगी? यार काश पैसे हों, मैं बस यूज कर लूं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लूं। क्या उसकी ख्वाहिश होगी? होगी। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ गया, फिर अगले ख्वाहिश उसका स्टेप हुआ, यार काश मेरे पास साइकिल ही होती, तो क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना वेट करता हूं, मेरी साइकिल होती, मैं जहां मर्जी जब मर्जी जाऊं। उसके बाद साइकिल आ गई। उसने कहा यार साइकिल तो आ गई है, बड़ी स्लो चलती है, बड़ा थक जाता हूं, काश ज्यादा पैसे हों, बाइक खरीद लूं, रेस ही दूंगा, ऊपर बैठ के याशी करूंगा। उसके पास बाइक आ गई। यार ये जो बाइक है ना, यार ये 70 है, मजा नहीं आता, 125 होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। अब वो 250 भाई, यार बाइक तो है पर ना घर में बड़ी लगती है, गाड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो गाड़ी आ जाती है। यार ये गाड़ी जो है ना, ये वो छोटी वाली गाड़ी, वो तो उसके बाद बड़ी वाली गाड़ी आ गई, बड़ी वाली गाड़ी आ जाती है। यार वो बड़ी वाली गाड़ी तो है लेकिन वो प्राडो शराडो नहीं है, प्राडो शराडो आ गई। वो प्राडो शराडो तो है पर मैंने इस्लामाबाद जाना था, बड़ी देर लगती है, वो प्राइवेट जेट होना चाहिए। ठीक है तो इसी चक्र में ना सर बंदा कबूल हो जाएगा। ठीक है, पर ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं है। तो वांट क्या है? ख्वाहिशात। और ख्वाहिशात में कैसे पता चलेगा? ख्वाहिशात में कैसे पता चलेगा? इकोनॉमिक्स में अभी नीड बताता हूं, फिर वांट बताता हूं, फिर दोनों का कंपैरेटिव लेके चलूंगा। नीड कहते हैं सर, वांट का पता चलेगा ये हमारी ख्वाहिशात है। अच्छा, अब सर कौन सी चीज बेसिक बनेगी, कौन सी चीज वांट बनेगी, अभी मैं आपको ना इसमें सेग्रीगेशन करवाता हूं। अगला कॉन्सेप्ट है नीड का। नीड कहते हैं जरूरत का। नीड कहते हैं जरूरत। हर वो चीज नीड में होगी, हर वो चीज हमारी नीड है सर, हर वो चीज हमारी नीड है। अगर वो ना मिले तो हम मर जाएं, अगर वो ना मिले तो हम मर जाएं। ये बहुत रिगोरियस डेफिनेशन हो गई है। मिसाल के तौर पर खाना नहीं मिलेगा तो सर हम मर जाएंगे, तो फूड इज अवर बेसिक नीड। पानी नहीं मिलेगा तो सर हम मर जाएंगे, तो व्हाट इज अवर बेसिक नीड। अगर मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास शेल्टर नहीं है, उसके बगैर भी मैं करूंगा सर कबूल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये मेरा जो होम है, शेल्टर है सर, ये भी मेरी क्या बेसिक नीड है। तो जैसे कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नारा लगाती हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी फूड, फूड क्लॉथिंग, और उसके बाद मकान घर शेल्टर। ये 3 बेसिक नीड है, इनके बगैर इंसान का सर्वाइवल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, नाउ इन अ मॉडर्न इरा, ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई। हमने कहा जिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में हम अब रह रहे हैं, हमें अब रोटी कपड़े मकान की जरूरत नहीं है, ये तो है ही है, इससे ऊपर बहुत बेसिक जरूरत है। मिसाल के तौर पर हमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। अगर हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी तो सर हम बीमारी की वजह से मर जाएंगे। सेकंड, हमें बेसिक एजुकेशन चाहिए। अगर हम अनएजुकेटेड रह गए तो हम बाकी ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो टेक्नोलॉजी हमसे आगे चले जाएंगे, हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिक एजुकेशन चाहिए। फिर इसी तरह हमें बेसिक चीजें चाहिए। हर वो चीज जो आपकी बेसिक जरूरियात पूरी करे मॉडर्न इरा में, वो आपकी नीड में आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइक है और बाइक आपकी जरूरत पूरी कर रही है बेसिक, सर बाइक भी नीड होगी आपकी। हमारी फैमिली बड़ी है, अब बाइक पे हमारा गुजारा नहीं होता, हमें एक गाड़ी चाहिए, तो हमने एक रीजनेबल सी गाड़ी खरीद ली, ये मेरी क्या होगी, ये भी नीड होगी। अगर मैं कहूं नहीं मेरे पास मर्सिडीज हो, या मेरे पास सीविक हो, या मेरे पास कोरोला हो, मेरे पास हैवी लेटेस्ट मॉडल हो, तो सर अब ये वांट के ऊपर चले जाएगी। मेरे पास बाइक हो तो बहुत अच्छी वाली बाइक हो, ये वांट में चले जाएगी। मेरे पास एक रीजनेबल बाइक है तो सर ये क्या है, मेरी नीड है।
मैंने स्कूल में पढ़ना है, मैंने बेहतरीन वाले स्कूल में पढ़ना है जिसकी फीस ही 50,000 40,000 की है। अब ये बेसिक नीड नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में जाना है तो सर महंगे वाले हॉस्पिटल में जाना, अब ये मेरी बेसिक नीड नहीं है। हर वो चीज जो लाइफ गुजारने के लिए बेसिक जरूरी है तो सर वो हमारी नीड बनेगी। इससे ऊपर की ख्वाहिश हमारी कहां फॉल कर जाएगी? वांट में कर जाएगी। क्या बच्चों आपको वांट का पता चल गया? बताएं वांट क्या होती है। अच्छा एक बात सुन ले, जो मैं सुनाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा वो पलट कर आपसे भी सुना करूंगा ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या सुन रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? इसे जो मैं बातें बच्चों कर रहा हूँ वो बहुत केयरफुली आप लोगों ने सुना करनी है, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो आपसे रिवर्स में सुना करूंगा। डन? बताएं फिर वांट क्या होती है? सारे बताएंगे वांट क्या होती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी वांट है? वेल डन बच्चों, आप जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे इस कंसेप्ट आप इंग्लिश में सुनाएं, ठीक है? हमारे लिए जरूरी नहीं है टू लर्न ऑल दी कंसेप्ट्स इन इंग्लिश, ठीक है? और हम इंग्लिश में सारे कंसेप्ट का मेमोराइज करने की जरूरत है। सर हमें कंसेप्ट की जरूरत है और आप कंसेप्ट डिलीवर कर सकते हैं सर आराम से, उर्दू में कर ले, पंजाबी में कर ले, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी? तो हर वो चीज जो अच्छा उर्दू पंजाबी के अलावा नहीं है, ठीक है जी? फिर हमें समझ नहीं आ रही। इधर पठान शुरू है सर, वो वांट पठान वैसे है कौन है? कोई एक पठान, बाकी कोई पठान नहीं है, बाकी सारे पंजाबी हैं। अच्छा सराइकी हैं, अच्छा सराइकी वाले भी हैं, अच्छा नहीं उनकी समझ थोड़ी बहुत शायद लग जाती होगी ना, पठानों की तो पश्तो की बिल्कुल समझ नहीं लगनी। भाई आप पश्तो में हमें बता सकते हैं कि वांट क्या होती है? पश्तो में बताना है, पश्तो में शर्माना नहीं है। हाँ वो वाला पश्तो, टेंशन नहीं, शर्माना नहीं है। हाँ पश्तो में बताना है वांट क्या होती है। ऊंची आवाज है यार, मुझे तक आवाज आए। हाँ जरूरत समझ लग गई हमें, बस कब चल गया वाला, देखा कंसेप्ट समझ लग गया हमें, ठीक है? जरूरत का कंसेप्ट आ गया तो जरूरत हमें कंसेप्ट लग गया। तो बच्चों आप लोगों ने कंसेप्ट क्या करने हैं? आप लोगों ने मुझे सुनाया करने। नीड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? वांट प्लस परचेसिंग। बच्चों यहां तक कोई टेंशन है तो बताओ, पक्की वाली बात है? अच्छा जी 5 मिनट रह गए, अब स्टाइल चेंज करते हैं आप लोग, फिर इसके बाद हम ना एग्री कर लेंगे तो आप लोग कैसे कंफर्टेबल होंगे। पहला तरीका यह है, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं 1 बाय 1 इसको समझाता चला जाऊंगा। मेरी बात समझ आ गई? दूसरा तरीका, यार ये प्रोजेक्टर ऑफ कर दो मेरे, अच्छा मेरे कंट्रोल में ये तो, वाह मुझे पता ही नहीं था यार। अच्छा जी सर हमने क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया था? हमने वांट पढ़ ली, और हमने नीड भी पढ़ लिया, और हमने डिमांड भी पढ़ लिया, ठीक है? ये बेसिक जाना जरूरी था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। जब इकोनॉमिक्स रिटन पेपर हुआ करता था, तब कुछ बातें बताया करते थे। अब उन बातों की जरूरत नहीं रही तो मैं बता दूंगा, आपने ज्यादा इसकी टेंशन लेनी नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम जितने भी लॉ पढ़ते हैं, मैं उस सारे लॉज को, जितने भी कानून, लॉज मीन कानून, प्रिंसिपल्स, जितने भी लॉज होंगे, मैं उन सारे लॉज को 3 स्टाइल से पढ़ाया करूंगा, 3 तरह से समझाया करूंगा। नंबर 1, उस लॉ को इंग्लिश में, उर्दू में समझाया करूंगा। ना समझ आए तो सर टेबल बनाकर न्यूमेरिकल वैल्यू से उस लॉ को समझाऊंगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर उसी लॉ को तस्वीर बनाकर, ग्राफ बनाकर समझाऊंगा, और अगर फिर भी समझ ना आए फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। सही है? हाँ फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ठीक है जी। लॉ को समझते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से, बाय डेफिनेशन से। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है
कि इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड क्या बच्चों, डिक्रीजेस। ये सारा सेंटेंस दोबारा से भी लिख सकते हैं और जान छुड़ाने के लिए क्या कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे। वाइस वर्सा से काम चल जाएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये लिखने से पहले इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक अलर्ट जारी कर देते हैं। ऐसी है ना, अगर कोई सेंसिटिव, जैसे कि स्टॉक्स एक्सचेंज वाले होते हैं ना, वो जब स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन देने लगते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं, ऐसे कि भाई जो हम आपको बता रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आप हमारी बताई हुई चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, कल को लॉस हो जाए तो हमें पकड़ने आ जाओ, तो डिस्क्लेमर देते हैं, ऐसे है। इसी तरह जब इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन लिखी तो उन्होंने भी एक डिस्क्लेमर दिया। वो डिस्क्लेमर क्या है, वो डिस्क्लेमर है सीट्रस पैरिबस। क्या, सीट्रस पैरिबस। सीट्रस पैरिबस ये एक डिस्क्लेमर है। सीट्रस पैरिबस असल में एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन सेम। इट इज द लैटिन फ्रेज विच मीन अदर थिंग्स रिमेन सेम। अच्छा, फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, ये एक एक चीज लिखी हुई, मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ कर दिया हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट होता तो मैं आपको सीट्रस पैरी का वर्ड दिखाता और दिखाता कि मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, सीट्रस पैरिबस मीन अदर थिंग रिमेन सेम, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये लैटिन फ्रेज है, सब कुछ लिखा हुआ है, सही है। अच्छा जी, सीट्रस पैरिबस मीन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कह लो, रिमेन सेम कह लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। देन लॉ ऑफ डिमांड, ये दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। चलो जी, अब देसी बन जाते हैं जरा, ठीक है जी। भाई लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड, ये जो सारे इकोनॉमिक्स है ना, याद रखिएगा ये सोशल बिहेवियर है लोगों का। एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स को, अच्छा अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या मैंने बात ही नहीं की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या मैंने बात नहीं की। ये चैप्टर नंबर 1 में सारे के सारे हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया, इसकी एक रीजन है, वो रीजन इंशाल्लाह लेटर ऑन बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जब एडम स्मिथ ने एज एन इकोनॉमिक्स को एज एन सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने खुद से नहीं लिखा, उसे कई सालों तक इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, जज किया, और सारे के सारे बिहेवियर को, जो इंसानों के बिहेवियर थे, उसको किताब की शक्ल में दे दिया कि भाई ये सोशल साइंस है, ये सोशल एक्टिविटीज है, और उसकी किताब का नाम उसने इकोनॉमिक्स रख दिया। इकोनॉमिक्स मीन ये होता है कि हमने अपने घर को चलाना कैसे, हाउ टू मैनेज आवर होम। अब इस होम को बड़ा कर लें, कंट्री, हमारा मुल्क, हमारा घर, अब पूरे मुल्क को कैसे चलाना, ये इकोनॉमिक्स है। छोटे लेवल पे देखिए, घर को मैनेज करना है सर, ये इकोनॉमिक्स है, होम लेवल की। कंट्री को मैनेज करना है, उसको चलाना है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो एडम स्मिथ ने कहा, मैंने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, जब चीजें महंगी होती हैं लोग कम खरीदते हैं, और जब चीजें सस्ती हो जाती हैं लोग ज्यादा खरीदते हैं। हमने कहा यार ये बिहेवियर तो शुरू से चल रहा था, अभी तक यही चल रहा है, क्या ये बिहेवियर कभी बदल सकता है? दैट्स व्हाई ये ऐसा जबरदस्त बिहेवियर है, एडम स्मिथ ने उसको कानून का नाम, कहता है ये कानून है, ऐसा हुआ करेगा कि जब प्राइस ज्यादा होगी लोग चीजें कम खरीदेंगे, और जब चीजें सस्ती होंगी लोग ज्यादा खरीदेंगे। ये तगड़ा कानून है। लेकिन एडम स्मिथ ने कहा कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस कानून की वायलेशन कर देंगे या इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे। वो लोग जो इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे वो एक घर के नीचे रहते हैं। कहां पे रहते हैं? एक घर के। उस घर के नीचे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग इस कानून को फॉलो नहीं करते। और उस घर का नाम क्या है? उस घर का नाम सीट्रस पैरिबस है।
उस घर का नाम क्या है? सीट्रस पेरिबस। कहता सीट्रस पेरिबस में रहने वाले लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हमने कहा ये क्या, वो कोई मार से आए हुए होंगे जो उसको फॉलो नहीं करेंगे। जब चीजें महंगी हो रही हैं कौन बेवकूफ ज्यादा खरीदेगा? उसने कहा हाँ कुछ ज्यादा होंगे जो सीट्रस पेरिबस वाले इलाके में रहते हैं, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। हमने कहा यार बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दो। उसने कहा भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो छत है, इस छत का नाम क्या है? सीट्रस पेरिबस। और यही सीट्रस पेरिबस हमारी लॉ की अजम्पशंस भी होती है। अजम्पशंस क्या होती है इसके ऊपर कल थोड़ी सी बात करूंगा। हमने कहा यार कैसे ये फॉलो इसको नहीं करते, हालांकि बड़ी अजीब वाली बात है ना कि भाई चीजें महंगी होंगी तो कम खरीदनी चाहिए ना। अब वो कहेगा पहला लोग, फर्स्ट पर्सन जो सीट्रस पेरिबस के इलाके में रहता है, नंबर 1 इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसको मैं सिनोनिम से लिखवाऊंगा बच्चों, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। कंज्यूमर को बायर भी कहते हैं, कंज्यूमर को बायर भी कहते हैं। उसका नंबर 1 इनकम ऑफ कंज्यूमर। कहता वो कंज्यूमर जिसकी इनकम क्या हो? ज्यादा हो। इनकम क्या हो? ज्यादा हो। अगर चीजों की कीमत ज्यादा भी हो वो काम नहीं करता, वो चीजों को खरीदना काम करता नहीं है। भाई उसके पास पैसा बहुत ज्यादा, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा। मुझे ये बताएं कि भाई अगर बिलावल भुट्टो ये बिलावल भुट्टो ये सोचे कि भाई वो मोबाइल खरीदने गया आईफोन, मान ले आईफोन 15 खरीदने गया 5 लाख रुपए का। उसने कहा आईफोन 15 5 लाख हो गया, जब मैं नहीं खरीदता, जब ये कभी 4 लाख का होगा 3 लाख होगा तब खरीद लूंगा। ऐसा करता मैं सैमसंग खरीद लेता हूं। क्या वो ऐसा कहेगा? वो कहेगा 5 लाख का इतना सस्ता, या कोई 50 लाख का फोन लेके आओ। क्या ख्याल है? ऐसी है? मेरे बात समझ आ रही है? क्या मरियम नवाज ये कहेगी ये क्या सिर्फ 10 लाख का बैग इतना सस्ता, कोई 20 लाख का दिखाएं भाई हमें तो? क्या ख्याल है? 10 लाख का बैग तो बहुत सस्ता है, क्या ख्याल है? तो हम यार 10 लाख के बैग ले खरीदे। वो पर्सन जिनकी इनकम ज्यादा है सर, वो पैसों की टेंशन नहीं लेते, वो चीज खरीद लिया करते। तो हम कह सकते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर कॉन्सेप्ट इस लॉ पर अप्लाई नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर यहां पे बात खत्म करते हैं, कल यहां से स्टार्ट करेंगे आगे। सेकंड एग्जांपल ये फैशन की। फैशन आ जाए या टेस्ट एंड प्रेफरेंस कर लेते हैं। फैशन को, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। मुझे ये बताएं जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, अगर हम फीमेल्स के कपड़ों की बात करें, ब्रांड का सबसे सस्ता कपड़ा भी जो सूट भी है वो कम से कम 6000 से स्टार्ट होगा। कम से कम सबसे सस्ता 6000 से स्टार्ट होगा। इससे नीचे तो वो कहते हैं सर आपको अलाउड ही नहीं अंदर आना, आप सर ना आए, हम टाइम वेस्ट करेंगे, सर कहीं और जाए, नार के लिए चले जाए, इच्छा चले जाए आप, ठीक है, वहां से हो सकता है आपको सूट मिल जाए। पर हमारे यहां सबसे कम 6000 का, और ये 6000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक, 1 लाख तक कैजुअल ड्रेसिंग इनकी चल रही होती है। बंदे के तो होश उड़ जाते हैं यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फैशन में एक सूट आ गया, हो सकता है वो सूट इतनी कॉस्ट का ना हो, लेकिन वो ट्रेंड पर आ गया। अगर वो ट्रेंड पर आ जाएगा तो क्या हम पैसों की परवाह करेंगे या उसको खरीद लेंगे? सर उसको खरीद लेंगे, ताकि हमने लोगों को दिखाना भी तो है कि हमारे पास ये वाला सूट है। क्या ख्याल है? बेशक बात रो रहे यार इतना महंगा खरीद लिया, लेकिन फैशन के नाम पर सर उसको छोड़ने वाले सर नहीं है। इसलिए शॉपकीपर जितना फैशन के नाम पर आवाम को लूटते हैं, सर फैशन के नाम पर लूटना बड़ा आसान, बहुत आसान, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो चुका है, मिसाल के तौर पर मैं एक किसी ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मुझे उसके कपड़े अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, वो जितना मर्जी भी महंगा होता रहे, वो जितना मर्जी भी अपने सूट महंगा करता रहे, क्या मैं उससे सूट खरीदना छोड़ दूंगा? सर नहीं, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे उसकी प्रेफरेंस, मैं वही खरीदना चाहता हूं। सेम विद द केस, आप किसी ब्रांड का परफ्यूम कर लें, सेम विद द केस लो लेवल पर आ जाए, सर मुझे किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, ठीक है। हमने कहा यार पिज्जा खाना है तो वहीं का पिज्जा खाएंगे, उनका पिज्जा अच्छा होता है। सर वो पिज्जा आस्ता आस्ता बढ़ाते भी रहेंगे, दिल में हो सकता है गालियां दे रहे हो, लेकिन जाएंगे फिर भी उधर ही, कि नालायक इंसान थोड़ा सा तो कम कर ले। अब ना तो ये छोड़ सकते हैं और ना ज्यादा पैसे देते हैं, तो फिर भी दुख होता है।
तो अगर कोई टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप हो चुका है तो सर अगर उसकी प्राइसेस ज्यादा भी हो तो डिमांड कम नहीं हो रही। बाकी लिस्ट जो होगी इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करें, ठीक है। यहां तो कोई टेंशन, यहां तो कोई सवाल है तो बच्चों पूछ लो, कोई सवाल नहीं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।